गुजरात के सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय 12 जून 2025 का दिन भारतीय विमानन के इतिहास में एक काले अध्याय के रूप में दर्ज हो गया। उस दिन एयर इंडिया की उड़ान आई 171, एक आधुनिक बोइंग 787-8 ड्रीमलाइनर विमान अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से लंदन के गैटविक हवाई अड्डे के लिए रवाना होने वाली थी। इस विमान में 242 लोग सवार थे, जिनमें यात्री और चालक दल के सदस्य शामिल थे। ये लोग अपने सपनों, उम्मीदों और प्रियजनों से मिलने की आकांक्षाओं के साथ यात्रा कर रहे थे, लेकिन दुर्भाग्य से उनकी यह यात्रा शुरू होने से पहले ही समाप्त हो गई। दोपहर के लगभग 1:30 बजे उड़ान भरने के कुछ ही सेकंड बाद विमान ने नियंत्रण खो दिया और एक भयानक दुर्घटना का शिकार हो गया, जो मानवता के लिए एक गहरा सदमा छोड़ गया। विमान का मलबा अहमदाबाद के घनी आबादी वाले मेघानी नगर क्षेत्र में गिरा, जहां बीजे मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों के आवासीय क्वार्टर स्थित हैं। प्रत्यक्षदर्शियों ने एक जोरदार धमाके की आवाज सुनी और फिर आसमान से आग का एक गोला गिरते देखा। यह दृश्य किसी भी व्यक्ति के दिल में दहशत पैदा करने के लिए काफी था। विमान के टुकड़े टुकड़े हो गए और चारों ओर धुआं और आग की लपटें फैल गईं। इस हादसे में न केवल विमान में सवार लोगों की जान गई, बल्कि जमीन पर भी इसका कहर बन पड़ा। मलबे की चपेट में आने से 14 वर्षीय आकाश नामक एक लड़के की भी दुखद मृत्यु हो गई, जो उस समय अपने घर के पास खेल रहा था। यह त्रासदी सिर्फ हवा में नहीं, बल्कि जमीन पर भी मौत का तांडव लेकर आई। दुर्घटना की खबर फैलते ही पूरे देश में शोक की लहर दौड़ गई। परिवारों ने अपने प्रियजनों को खो दिया, दोस्त बिछड़ गए और एक राष्ट्र सदमे में डूब गया। इस भयानक त्रासदी के बीच जहां 241 जिंदगियां समाप्त हो गईं, एक कहानी चमत्कार की तरह सामने आई। यह कहानी है 40 वर्षीय विश्वास कुमार रमेश की, जो इस दुर्घटना में एकमात्र जीवित बचे व्यक्ति हैं। भारतीय मूल के ब्रिटिश नागरिक रमेश अपने परिवार से मिलने के लिए भारत आए थे और लंदन वापस लौट रहे थे। उन्हें क्या पता था कि उनकी यह वापसी यात्रा एक ऐसे अनुभव में बदल जाएगी जिसे वह शायद कभी नहीं भूल पाएंगे। जब विमान धरती से टकराया और आग के गोले में तब्दील हो गया, तब रमेश अपनी सीट पर ही थे। उनका जीवित बचना किसी दैवीय हस्तक्षेप से कम नहीं माना जा रहा है और उनकी कहानी आशा और दृढ़ता का एक प्रतीक बन गई है। विश्वास कुमार रमेश विमान की इकोनॉमी क्लास की पहली पंक्ति में सीट संख्या 11A पर बैठे थे। यह सीट बिजनेस क्लास के ठीक पीछे और बाईं ओर के आपातकालीन निकास के बहुत करीब थी। विशेषज्ञों का मानना है कि शायद इसी वजह से उन्हें बचने का एक मौका मिला। दुर्घटना के बाद जब चारों ओर आग, धुआं और चीख पुकार का माहौल था, रमेश किसी तरह अपनी सीट बेल्ट खोलने में कामयाब रहे। गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और जलते हुए मलबे से बाहर निकलने का रास्ता खोज लिया। उनका यह प्रयास उनकी असाधारण इच्छा शक्ति को दर्शाता है, जिसने उन्हें मौत के मुंह से बाहर खींच लिया। जब बचाव दल मौके पर पहुंचा तो उन्होंने रमेश को मलबे के ढेर में गंभीर रूप से घायल अवस्था में पाया। उन्हें तुरंत अहमदाबाद के सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों की एक टीम ने उनका इलाज शुरू किया। उनकी हड्डियां टूटी हुई थीं और शरीर पर जलने के कई निशान थे, लेकिन उनकी हालत स्थिर थी। विमानन विशेषज्ञ रमेश के बचने को एक पूरी तरह से संयोग और चमत्कार कह रहे हैं। उनका कहना है कि किसी दुर्घटना में सीट का स्थान जीवित रहने की गारंटी नहीं देता, लेकिन आपातकालीन निकास के पास होने से उन्हें कुछ अतिरिक्त सेकंड मिल गए होंगे, जो निर्णायक साबित हुए। विश्वास कुमार रमेश की कहानी ने दुनिया भर के लोगों का ध्यान खींचा। एयर इंडिया की उड़ान AI 171 की दुर्घटना के तुरंत बाद भारत सरकार ने सच्चाई का पता लगाने के लिए एक उच्च स्तरीय जांच समिति का गठन किया। इस जांच का मुख्य उद्देश्य यह समझना था कि आखिर उड़ान भरने के कुछ ही सेकंड के भीतर एक आधुनिक बोइंग 787 ड्रीमलाइनर विमान कैसे दुर्घटनाग्रस्त हो गया। प्रारंभिक जांच में कई संभावित कारणों पर ध्यान केंद्रित किया गया है, जिनमें तकनीकी खराबी सबसे प्रमुख संदेह के रूप में उभरी है। पायलट द्वारा उड़ान भरने के ठीक बाद एयर ट्रैफिक कंट्रोल को मेडे का संकटकालीन कॉल करना इस बात का संकेत देता है कि उन्हें किसी गंभीर समस्या का आभास हो गया था, लेकिन उनके पास प्रतिक्रिया करने के लिए पर्याप्त समय नहीं था। जांचकर्ताओं का ध्यान विमान के मोर इलेक्ट्रिक डिजाइन पर केंद्रित है, जो बोइंग 787 की एक विशेषता है।
एक प्रमुख सिद्धांत यह है कि विमान के दोनों इंजनों को नियंत्रित करने वाले वेरिएबल फ्रीक्वेंसी स्टार्टर जनरेटर यानी वीएफएसजी में विफलता हुई होगी। यदि ऐसा होता है तो पायलट दोनों इंजनों पर नियंत्रण खो सकते हैं, जिससे वे निष्क्रिय हो जाते हैं। यह सिद्धांत इस तथ्य से और मजबूत होता है कि कुछ प्रत्यक्षदर्शियों और एकमात्र जीवित बचे व्यक्ति विश्वास कुमार रमेश ने टेक ऑफ के दौरान एक जोरदार धमाके की आवाज सुनने की बात कही है, जो इंजन विफलता का एक स्पष्ट संकेत हो सकता है। दोहरे इंजन की विफलता एक अत्यंत दुर्लभ घटना है और यदि यह सच साबित होती है तो यह बोइंग 787 के डिजाइन पर गंभीर सवाल खड़े करेगी। हालांकि जांच केवल इंजन विफलता तक ही सीमित नहीं है, अन्य सिद्धांतों पर भी विचार किया जा रहा है, जैसे कि विमान का ओवरलोड होना या टेक ऑफ के लिए गलत वजन डेटा का दर्ज किया जाना। कुछ विशेषज्ञों का यह भी मानना है कि पायलट ने गलती से फ्लैप्स को वापस ले लिया होगा, जिससे विमान ने लिफ्ट खो दी और वह स्टॉल होकर गिर गया। एक और चौंकाने वाली जानकारी यह सामने आई है कि दुर्घटना से कुछ घंटे पहले उसी विमान में यात्रा करने वाले एक यात्री ने एयर कंडीशनिंग में खराबी और फ्लैप्स की असामान्य हरकतों की शिकायत की थी। यह इस संभावना को बढ़ाता है कि विमान में पहले से ही कोई तकनीकी समस्या मौजूद थी, जिसे नजरअंदाज कर दिया गया। जांच को आगे बढ़ाने के लिए विमान के ब्लैक बॉक्स यानी फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर को सफलतापूर्वक बरामद कर लिया गया है। इन उपकरणों का विश्लेषण दुर्घटना के अंतिम क्षणों की एक स्पष्ट तस्वीर प्रदान कर सकता है और पायलटों तथा विमान के सिस्टम के बीच हुई बातचीत को उजागर कर सकता है। AI 171 दुर्घटना की खबर ने पूरे भारत को गहरे शोक में डुबो दिया। प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति ने इस त्रासदी पर गहरा दुख व्यक्त किया और पीड़ित परिवारों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदनाएं प्रकट की। प्रधानमंत्री ने इसे राष्ट्रीय क्षति बताया और आश्वासन दिया कि सरकार पीड़ित परिवारों को हर संभव सहायता प्रदान करेगी। चूंकि विमान में बड़ी संख्या में भारतीय मूल के ब्रिटिश नागरिक भी सवार थे, इसलिए यूनाइटेड किंगडम सरकार ने भी शोक व्यक्त किया और जांच में सहयोग तथा अपने नागरिकों के परिवारों को सहायता प्रदान करने की पेशकश की। यह वैश्विक स्तर पर महसूस की गई एक मानवीय त्रासदी थी, जिसने देशों को शोक में एकजुट कर दिया। राहत और बचाव कार्य तत्काल शुरू कर दिए गए थे। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल, भारतीय वायुसेना और स्थानीय अधिकारियों ने मिलकर एक विशाल अभियान चलाया। उनका पहला लक्ष्य किसी भी संभावित जीवित व्यक्ति को खोजना और फिर मृतकों के शवों को सम्मानपूर्वक बाहर निकालना था। यह एक बेहद कठिन और भावनात्मक रूप से थका देने वाला कार्य था, क्योंकि बचावकर्ताओं को भयावह दृश्यों का सामना करना पड़ रहा था। उनकी निस्वार्थ सेवा और समर्पण ने इस मुश्किल घड़ी में मानवता की एक मिसाल पेश की। सरकार ने प्रत्येक पीड़ित परिवार के लिए मुआवजे की भी घोषणा की। हालांकि कोई भी राशि उनके प्रियजनों के नुकसान की भरपाई नहीं कर सकती।